Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your studying is going well. और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सॉरी. Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जैसे हमने देखा कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो किन दोनों आर्गुमेंट के ऊपर बेसिस है. उसमें से पहले आर्गुमेंट के अंदर हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर पजेस करती है, एक पार्टिकल लाइक और एक वेव लाइक. तो जो वेव लाइक नेचर है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया. अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इस थियोरी के अंदर जो प्लैंक नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने जो क्वांटम थ्योरी दी उसके रिगार्डिंग भी हम चीज़ों को समझ रहे होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेन है जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, वो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते या फिर हम जज नहीं कर पाते या फिर हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरेंस वो होता है कि दो आप रेडिएशन जो निकल रहे हैं, जो भी लाइट निकल रही है उसके हमने दो सोर्स ले लिए. ठीक है, दो डिफरेंट सोर्स में से डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट जब निकलती है तब इसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस. और एक ही सोर्स अगर हम लें तो एक ही सोर्स में से अलग अलग उसके जो पार्ट है उसमें से अलग अलग जो भी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल फिनोमेन है उसे हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लेकिन कौन कौन सी ऐसे एक्सपेरिमेंटल टर्म्स है जिसे हम उसके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते? तो वो है द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन. जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं फ्रॉम हॉट बॉडीज, जो भी हमने मैटर लिया है उसको हम हीट देंगे. ठीक है, तो उसमें से जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं उसका जो नेचर है वो हम डिफाइन नहीं कर पाते. इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते. कोई भी एक मेटल सरफेस है उसके ऊपर अगर हम रेडिएशन को इमिट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे इंजेक्ट करेगा उस मेटल के ऊपर, तो वो चीज़ हम नहीं डिफाइन कर पाते. वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के टर्म के अंदर हम किसी भी सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं. लाइन स्पेक्ट्रा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम वो भी हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये जो वेव नेचर है उसके रिगार्डिंग हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अभी ये बोल रहे हैं कि द सिस्टम कैन टेक अप एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, यानी कि हम 100% जो एनर्जी किसी भी सिस्टम को दे रहे हैं तो वो सिस्टम 100% एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो वो इमिट कर रहा है. ठीक है, कुछ पोर्शन यानी कि 70% मान लो उसने ऑब्जर्व करा वो उस सिस्टम ने और उसने 50% ही इमिट करा. ठीक है, तो 100% जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और वो इमिट नहीं कर रहा है. और ऐसी बॉडीज़ को, ऐसे सिस्टम को हम बोल रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इस फिनोमेन को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, चलिए. एज द टेम्परेचर इज रेज, जैसे हम इस सिस्टम के ऊपर टेम्परेचर रेज करते हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो ब्लू लाइट है वो इमिट होती है, यानी कि ब्लू लाइट जनरेट होती है. ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ है. ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर हायर करेंगे वैसे ही ब्लू लाइट जनरेट होगी ज़्यादा प्रपोर्शन में जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है. उसका एग्जांपल यहाँ पे हमने आयरन रॉड के थ्रू लिया है कि जब आयरन का रॉड यानी कि आयरन मेटल को जब हम हीट देते हैं, जब हम उसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्नेस के अंदर हीट देना, तो वो सबसे पहले डल रेड के अंदर कन्वर्ट होता है. थोड़ा सा डल रेड आपको दिखेगा, उसके बाद वो ज़्यादा रेड में कन्वर्ट होगा. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मोर रेड यानी कि ज़्यादा रेड वो दिखेगा. ठीक है, और जैसे हम ज़्यादा टेम्परेचर रेड इंक्रीज़ करेंगे तो इवेंचुअली वो वाइट होता जाएगा और वाइट के बाद वो ब्लू लाइट के अंदर यानी कि ब्लू कलर के जो भी मेटल है वो ब्लू कलर की हो जाएगी.
यानी कि टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, तब आपको जो मेटल है वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। सबसे पहले हमने थोड़ा टेम्परेचर दिया, वो डल रेड हुआ। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वो ज़्यादा रेड हुआ। उससे भी ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वाइट होगा, और उसके बाद जो आपकी आयरन रॉड है वो ब्लू कलर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है, हायर प्रपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि ब्लू लाइट जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, चलो, रेड रेडिएशन इज़ द मोस्ट इंटेंस। उसका ये मतलब होता है कि रेड रेडिएशन इज़ मोस्ट इंटेंस at a particular temperature and the blue radiation is most intense at another temperature। हमने देखा कि ये जो आयरन रॉड है वो एक टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड हो रही है। ठीक है, मान लो, ऐसा होता नहीं है, जस्ट हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो कि मैंने 500 सेंटीग्रेड जो है वो उसको टेम्परेचर दिया, किसको, आयरन रॉड को, तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गई। ठीक है, तो 500 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जब वो आयरन रॉड रेड बनी तो ये जो रेड लाइट है यानी कि रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था। कौन से टेम्परेचर के ऊपर, 500 टेम्परेचर के अंदर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि रेड रेडिएशन जो है, रेड कलर का जो रेडिएशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही हाई है यानी कि इंटेंस है, और जो ब्लू रेडिएशन है वो भी किसी अनदर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, दिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये जो रेड रेडिएशन है, ब्लू रेडिएशन है, उसकी जो इंटेंसिटीज़ है कि ज़्यादा इंटेंस है या डल है या फिर बहुत ज़्यादा है, ब्राइट है, of different wavelength emit by intensities of radiation of different wavelength emitted by hot body depends upon its temperature। यानी कि टेम्परेचर के ऊपर ये चीज़ें जो है, इंटेंसिटी है, वो डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वो रेड से ब्लू हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर ही इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफर कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलिए, एन आइडियल बॉडी which emits and absorbs radiation of all frequency uniformly is called a black body, and the radiation emitted by such body is called black body radiation। जो हमने ऊपर देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, उस टर्म को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी एक सिस्टम जो सभी फ्रीक्वेंसी और सभी वेवलेंथ के जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। और उसने जो सभी वेवलेंथ और सभी फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर दिया है, उस बॉडी में से जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया है, उस बॉडी में से जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं यानी कि बाहर निकल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी एक आप पेपर ले लो, उसके ऊपर आप सारे कलर, ब्लू, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, येलो, ठीक है, सारे कलर अगर आप मिक्स कर दोगे और उसे अगर आप मिक्स करोगे तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। सिंपल यही बोल रहे हैं कि सारे फ्रीक्वेंसी यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं उस बॉडी को, वो सभी फ्रीक्वेंसी उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, तो उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। और इस ब्लैक बॉडी के थ्रू जितनी भी रेडिएशन इमिट हो रही है उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कार्बन ब्लैक जो है वो अप्रॉक्सीमेट फैली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी। कार्बन ब्लैक जो होता है वो उसका एग्जाम्पल है। वैसे तो कोई भी बॉडी कम्प्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो कार्बन ब्लैक जो है उसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ, अभी ये जो ब्लैक बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है कि इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन गिवन टाइम। गिवन टाइम के अंदर हमने जितने अमाउंट की, यानी कि अगर मैंने 70% उसको दिया है तो वो 70% ही वापस क्या करेगी, रेडिएट करेगी, बाहर अपने से बाहर निकालेगी। ठीक है, तो इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के अंदर गिवन टाइम के अंदर हमने जितने अमाउंट की एनर्जी ब्लैक बॉडी को दी है उतने ही अमाउंट की एनर्जी हमें वापस मिलेगी। दैट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लैक बॉडी। और ये जो ब्लैक बॉडी है उसका जो ये नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो इट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि एटम एंड मोलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब। अभी जो ये प्लैंक नाम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है,
Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunk of energy. ठीक है, और प्लैंक ने हमें क्या बोला है, क्या सजेस्ट करा है? He suggests that atom or molecule could emit or absorb energy only in discrete quantity and not in a continuous manner. ठीक है, जो भी एटम है या फिर मोलिक्यूल है वो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और इमिट भी नहीं कर पाते. वो कुछ एनर्जीज लेंगे और उसमें से भी कुछ एनर्जीज ही इमिट करेंगे. He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or observed in the form of electromagnetic radiation. कोई भी एटम ने कुछ अमाउंट की जो एनर्जी है वो ऑब्जर्व की है या फिर वो इमिट की है, तो उस चीज़ को जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिस एटम ने एब्जॉर्ब किया है या फिर इमिट किया है, तो वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसे उसने बोला क्वांटम. क्या बोला? क्वांटम. ठीक है, तो क्वांटम क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है या फिर वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है. ठीक है, द एनर्जी E ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय. ये जो क्वांटम है उसकी जो एनर्जी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है या फिर किस चीज़ के साथ रिलेट कर रही है? तो जो भी फ्रिक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसके साथ उसने रिलेट करके बोला कि E इज इक्वल टू एच न्यू. ये जो है वो प्लैंक नाम के जो साइंटिस्ट है उसका एक इक्वेशन है, आपको याद रखना है. E इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ पे न्यू तो हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एच क्या है? स्मॉल एच. तो स्मॉल एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है. ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है. अभी ये जो एनर्जीज हैं वो आपको कितनी कितनी मिल सकती है? 0 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, n एच न्यू, अप टू n एच न्यू मिल सकती है. आपको यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट में आपको कोई एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी. यानी कि अगर 2 और 3 के बीच में आप 2.5 एच न्यू अगर आंसर लाते हो तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि जो हमें E एनर्जी ऑफ क्वांटम मिलेगी वो इसी टर्म में मिलेगी. या वो 4 एच न्यू होगा, 5 एच न्यू होगा, 6 एच न्यू होगा, इस तरीके से ही मिलेगी. क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ स्टेयरकेस. यहाँ पे जो भी स्टेयरकेस होती है यानी कि जो भी आपके सीढ़ी होगी उसके दो आपके जो स्टेजेस है, या तो आप नीचे के स्टेज पे खड़े हो या फिर आप ऊपर के स्टेज पे खड़े हो. ऐसा कभी हुआ है कि आप स्टेज दोनों स्टेयरकेस के ऊपर आप चढ़ रहे हो और आप बीच में खड़े हो? ऐसा नहीं होगा. या तो फिर आप फर्स्ट नंबर के स्टेयरकेस पे खड़े हो, या आप सेकंड पे खड़े हो, या फिर आप थर्ड पे खड़े हो, या फिर आप फोर्थ पे खड़े हो. आप कोई भी बीच का दोनों जो स्टेयरकेस है उसके बीच में तो आप कभी खड़े रह नहीं सकते. सेम एज यहाँ पे यही बोला है, जो भी एनर्जी है वो आपको बीच में नहीं मिलेगी. एनर्जी लेवल्स जो होंगे उनके टर्म्स में 0 या तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, या फिर आपको 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू इसी तरीके से मिलेगी. ठीक है, अभी ये जो एक्सपेरिमेंटल ये आपकी जो ग्राफिकल डिज़ाइन आपको जो यहाँ पे दी गई है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग दी गई है, तो इसे भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर देख लेंगे. ये सबसे पहले आपका कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के अंदर यहाँ पे जो लाइट है वो आपको एब्जॉर्ब करवाई गई है. यानी कि यहाँ पे जो लाइट का जो रेडिएशन है वो यहाँ पे स्ट्राइक करवाया गया है. किसके ऊपर? कोई भी एक मेटल के सरफेस के ऊपर. ठीक है, अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिया है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किसे बोलेंगे? तो एच हर्ट्स परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था? एच हर्ट्स ने दिया था. इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन से बना हुआ इलेक्ट्रिक करंट वर इंजेक्टेड व्हेन सर्टन मेटल, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट as shown in figure, and this phenomena is known as photoelectric effect. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंजेक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जो भी मेटल की बॉडी है उसके अंदर हम इंजेक्ट कर पाते हैं. कब? जब हम इलेक्ट्रिक जो भी लाइट है, इलेक्ट्रिक करंट है, जब हम उसके ऊपर रेडिएट करवाते हैं. ठीक है, तो ये बोला गया, उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कोई भी मेटल है यानी कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उस मेटल के ऊपर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को
रेडिएट करवाया, उसकी इंटरेक्शन करवाई, तब यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो इंजेक्ट होंगे। कहाँ पे इंजेक्ट होंगे? आपकी जो मेटल की सरफेस है उसके ऊपर। इसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी उसके रिगार्डिंग, इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग हमें कौन कौन से रिजल्ट मिले वो हम डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द सरफेस। ऐसा कोई भी टाइम लैग हमें देखने को नहीं मिला कि रेडिएशन हिट हुए उसके बाद 2 या 3 सेकेंड के बाद आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आपका जो बीम ऑफ लाइट है वो टच हुआ आपकी सरफेस से, आपकी मेटल की सरफेस से, उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की बॉडी के ऊपर इंजेक्ट हो गए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मेटल के सरफेस के ऊपर इंजेक्ट होंगे। चलिए, फॉर ईच मेटल देर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम म्यू ज़ीरो बोलेंगे, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। यानी कि सभी मेटल की एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है म्यू ज़ीरो। उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम उसके ऊपर रेडिएट कराते हैं तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए एट फ्रीक्वेंसी म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वही इंजेक्ट कर पाएगी इलेक्ट्रॉन आपके मेटल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको देनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इंजेक्ट हो पाएगा। चलिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, कि अगर जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी इतने ज़्यादा नंबर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके मेटल की बॉडी के ऊपर इंजेक्ट होंगे। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती? ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ठीक है, लाइट की जो ब्राइटनेस है उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी इंजेक्ट हुए उसकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? लाइट की ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आपकी रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ऑफ एनी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी की। आप डल रेड कलर ले लो, रेड लाइट ले लो, या फिर बहुत ही ब्राइट रेड लाइट ले लो जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, may shine on piece of potassium metal for hours but no photoelectron are injected, but as soon even very weak yellow light जिसकी जो frequency है 5.1 to 5.2 hertz shines on a potassium metal, the photoelectric effect is observed। ठीक है, रेड लाइट जो हमने ली कौन से फ्रीक्वेंसी की ली? 4.3 टू 4.6, उसे हमने पोटेशियम मेटल के ऊपर कई घंटों तक उसको हमने रेडिएट करवाते रहे, लेकिन कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं हुई। कितनी भी इंटेंसिटी की आप लाइट ले लो, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस वाली रेड लाइट आप ले लो या फिर कम ब्राइटनेस वाली आप रेड लाइट ले लो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे ऑब्जर्व ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन हमने बहुत ही वेरी वीक येलो लाइट भी ली, जिसकी वीक यानी कि वीक इंटेंसिटी, बहुत ही कम इंटेंसिटी की हमने येलो लाइट ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 टू 5.2 थी। उसको अगर हमने पोटेशियम मेटल के ऊपर इंजेक्ट करवाया तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखी। क्यों देखी? क्योंकि पोटेशियम जो मेटल है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये जो येलो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। दैट्स वाई येलो लाइट जब भी हमने पोटेशियम के ऊपर रेडिएट करवाई हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिली। लेकिन ये जो रेड लाइट है, ठीक है, तो रेड लाइट हमने कितनी भी इंटेंसिटी की ले लो, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पोटेशियम की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इसकी वजह से हमें जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ऑब्जर्व नहीं हुई। ठीक है, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, फोटोन जो भी है उसकी जो भी सफिशिएंट वेट, आपको फोटोन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है कि शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन अ मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल द फोटॉन्स। ठीक है, जो भी हम रेडिएशन शूट कर रहे हैं मेटल के सरफेस के ऊपर, तो ये जो बीम ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं यानी कि जो ये लाइट आ रही है
वो कुछ पार्टिकल्स की बनी होगी और उस पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटोन। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी strike a electron in the atom of the metal, it transfer its energy intensely to the electron during the collision and the electron is injected without any time lag or delay। ठीक है, जब भी हम स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, सफिशिएंट एनर्जी के फोटॉन्स को, वो ट्रांसफ़र, ये जो फोटोन है उसके अंदर कोई एनर्जी होगी और वो जो एनर्जी है वो यहाँ पे मेटल की जो फोटॉन्स यानी कि एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, इसकी एनर्जी यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसफ़र हुई है। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस बाय द फोटोन, जितनी ज़्यादा फोटोन के पास एनर्जी होगी, greater will be transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of the injected electron। ठीक है, ऊपर सबसे पहले तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके अंदर हमने, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या बोला कि जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके प्रोड्यूस होंगे, इंजेक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है कि जितनी ब्राइट लाइट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आपके इंजेक्ट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की ब्राइटनेस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख रही है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ के साथ रिलेशन रख रही है, तो वो फोटोन की एनर्जी के साथ रिलेशन रख रही है। ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी के फोटोन होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट मतलब कि दी जाएगी, और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, फोटोन की एनर्जी के साथ रिलेट करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक जो इक्वेशन है ये h nu इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस 1/2 m/v², वो आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस, ये जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपको शो कर रहा है। ये पूरा जो इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा है किसकी, जो भी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने क्या देखा, कोई भी मेटल है उसके अंदर हम रेडिएशन करवाएंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इंजेक्ट होंगे किसी भी मेटल के ऊपर। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उस लाइट की उतने ज़्यादा नंबर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इंजेक्ट होंगे। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज़ होगी, जैसे ही आपके फोटोन की जो भी एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी के फोटोन अगर इमिट करवाएंगे उतने ज़्यादा आपके जो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी बढ़ेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।